नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका जो पेपर आने वाला है ग्रुप डी का और क्या नाम है आरआरबी एनटीपीसी का, उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर आप मैथ पढ़ चुके हैं पूरा, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है 30 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर से यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं, जो पेपर देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं सबके पास आप शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि सारे बच्चे इसको पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीर्ष से किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं। अगर कोई त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। अगर कोई त्रिभुज है, अब आप ये त्रिभुज की अगर बात करें, इस त्रिभुज के इस शीर्ष भुजा से ये लंब डालें और इस शीर्ष से ये लंब डालें और इस शीर्ष से ये लंब डालें, ये तीनों लंब जहां पर मिलेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये लंब केंद्र। बहुत छोटा सा अंतर होता है, लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। केंद्रक हम किसे कहते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, माध्यिका के कटान बिंदु को, यानी किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अंतः केंद्र क्या कहते हैं, अंतः केंद्र यानी कोण अर्धक रेखा, किसी त्रिभुज की कोण अर्धक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, आप समझ लीजिएगा इसे कोण अर्धक रेखा। कोण अर्धक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, हम अंतः केंद्र कहते हैं। अच्छा, परिकेंद्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, परिकेंद्र। परिकेंद्र होता है भुजा अर्धक रेखा, ये इनकी अर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। बात समझ गए हैं आप। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। जीवा की केंद्र से दूरी, ये कह रहा है जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको फिगर बनाए या ना बनाए आप लगा सकते हैं। ये सेंटर होगा, सेंटर से जब जीवा पर लंब डालता तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर जीवा की लंबाई कितना दिया है, जीवा की लंबाई 12, तो ये 6 हो जाएगा। और ये पूरा, ये सेंटर से गया तो ये पूरा आधा त्रिज्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आप बताओगे जो जीवा से केंद्र की लंबाई जो कितनी है, आप बताओगे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 8 सेंटीमीटर। ये कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी क्या है, 10 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये आप ऐसे सवाल को आप देख कर आंसर बता देते। ये बनता 10, ये 10 बनता और ये 6 बनता, जो ट्रिपलेट बनता है 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता, 8 आ जाता। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आप ये पता करो ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर आप ये चेक करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि 3 और ये 5 और ये 4, ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में हमें एक निश्चित संख्या से गुणा करें तो भी हमें ट्रिपलेट मिलता है। तो 4 का 4 गुना 16, यानी इसमें भी 4 से गुणा, इसमें भी 4 से गुणा, तो ये ट्रिपलेट है। और आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। कर्ण को छोड़ देते हैं, 16 गुणे क्या करेंगे 12, तो 12 से काट ये 6 आ जाएगा, 16 छक्का क्या हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया एक लंब पिरामिड के आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दिया है। एक 5 मिनट का वीडियो हमारा जिसमें आपको पिरामिड और प्रिज्म के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को आप देख लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया TSA पूछ रहा है, TSA क्या हो जाएगा, आप बताओगे 1/2। आधार का परिमाप याद कर लेना, ये आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, जो यल होता है तिरछी ऊंचाई, और प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये होता है।
हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम बहुत फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको विद इन टाइम ज़्यादा मैटर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये इतनी बात है। यहाँ पे आधार का परिमाप क्या दिया है? आधार आप जानते हो आधार क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3 इंटू इतना करेंगे तो यह जाएगा 30√3 प्लस आधार का क्षेत्रफल, और सॉरी एक चीज तो और दिया ना, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई l होता है, और प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या परिमाप कितना दिया, सॉरी भुजा कितना दिया 10, तो आप बताओगे √3/4। आधार कैसा? समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा का वर्ग होता है। तो हम इसका क्या कर लेंगे मेरे भाई? वर्ग। आपको ये पता है 270√3 ये बराबर क्या हो जाएगा? 270√3 बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 15√3l, और प्लस इसका वर्ग करोगे तो 300 आएगा, 300 में 4 से भाग दोगे तो 75 क्या जाएगा? ये 3। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अगर हम यहाँ से यल का मान निकाले तो 75 इसमें से जो घट जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई? 95, यानी 195√3, 195 यहाँ पे लिखते हो ना, ये इधर जाएगा तो 195√3 बराबर 15√3 क्या हो जाएगा? यल। इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा मेरे भाई 13 बार जाएगा, 13, 15 3 45, हाँ ये आ जाएगा। यल का मान क्या आ गया? ये 13। अब आपको ये विशेष ध्यान देना है, अगर आप प्रिज्म और पिरामिड जानेंगे तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। यल का मान 13 आ गया, यानी कर्ण अगर हमारा 13 है तो 12 5 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, 5 12 और 13 का क्या बनेगा? एक ट्रिपलेट बनेगा। तो आप यहाँ से अगर आपसे ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई आप बता ले जाएंगे कितना बनेगा मेरे भाई? आप बताओगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? ए ने एक बस खरीदी 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर 8,750 रुपए में खरीदी है। अगर लाभ है तो 1/4 यानी 1/5 की इसमें से कमी करो, तब आपका निकल के आ जाएगा आपने कितने में खरीदा, क्योंकि आपने इस पर लाभ ले लिया है। तो आपने अगर लाभ लिया तो 1750, जब आप कैंसिल आउट करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी 7,000 रुपए। आपने इसे खरीदा 7,000 रुपए में। अब ये कह रहा जिसके अंकित मूल्य पर 30%, जो अंकित मूल्य के 30% छूट पर मिली है। आपने 7,000 रुपए में खरीदा, लेकिन ये अंकित मूल्य के 30% छूट पर, यानी 70% बराबर कितने के हो जाएगा? आप बताओगे 7,000 के। अगर मैं आपसे बात करूंगा 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 100 रुपए। 100% ये हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? आप बताओगे 10,000। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आपको एकदम फास्ट लगाना है, जितना तेजी से लगाओ कि वहां पे जो एग्जाम में जानते क्या होता है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन जरा सा भी डाउट है तो वहां पे आप समझ लो लगा नहीं पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि आपकी स्पीड बन जाए। ठीक है, हाँ, ऐसे सवाल को लगाने के लिए 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिसके उनके व्युत्क्रमों का योगफल इतना दिया है। व्युत्क्रम वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं कैसे। अगर मान लेते जब व्युत्क्रमों का सवाल पूछा जाता तो अगर हम मान लेते ए और बी के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता, तो आप बताते हो a + b / ab, ये होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे ऐसी कौन सी दो संख्या जोड़ो 50 हो जाए, सब में जोड़ने पर 50 आएगा, लेकिन हमें 12 लाना है। तो ये 50 अगर आया है तो यहाँ 12 कैसे आएगा? 50 यानी 600 रहे नीचे। बात समझ रहे कि नहीं? ये 600 किससे मिलेगा? 30 और 20 से मिलेगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से डील करना है। बात ये है ना कि जब भी आप सवाल लगाओ, कुछ सवालों का पैटर्न होता है कि उनको अगर आप ऑप्शन से नहीं डील करोगे तो फिर आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, इस सवाल में दिया है 18 रुपए और 13 रुपए प्रति 100 ग्राम की लागत वाली 2 प्रकार की चाय है। तो 18 सत्ते 1 को 7 और 3 के रेशियो में 7 3 10 यूनिट पूरा लिया गया है। तो हम बताएंगे 7 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 13 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39। हम जोड़ देंगे तो 165 आएगा। यानी अगर उसने 10 किलोग्राम चावल है जो भी है खरीदा है तो 165 रुपए में उसने खरीद के लाया है।
अब ये कह रहा अगर मैं उन्हीं 10 किलोग्राम को 18.15 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे जो प्रॉफिट हो जाएगा कितने परसेंट का होगा। यानी अब अगर मैं यहां पे देखूं, आप बताओ इन दोनों का डिफरेंट कितना जाएगा, यानी 16.5। यानी अगर मैं आपसे ये बोलता हूं इस बंदे को कितने रुपए का, यानी 16.5 का फायदा होगा कितने पर, 165 पर। अगर आप 100 से तुलना कर रहे हो तो 100 में देख लो कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, आप बताओगे 10%। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं रहता, ऐसे सवालों को, कुछ सवाल जो है एग्जाम में जब आप बैठो तो आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, कुछ सवाल जो माइंड में ही सॉल्व कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। इस सवाल को देखो आप कैसे लगाओगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है कुछ दूरी कितने, 4.5 घंटे में तय किया उसने, 4.5 घंटे में। तो हम ये निकाल देते हैं, 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर जा रहे हैं तो 4.5 घंटे में कितनी जाएगी, कुल दूरी आ गई। अब ये कह रहा है इसी दूरी को हमें सिर्फ 4 घंटे में तय करना है। 4 घंटे में तय करने के लिए जब हम दूरी हमें पता है तो हमें चाल बताना, तो समय से भाग दे देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा, हमारा चाल आ जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 10 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अपनी रखनी पड़ेगी उसको। उसकी चाल कितनी हो जाएगी आप बताओगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आप सवाल एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 150 रुपए और 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए और 350 रुपए के बीच कीमत पर बेची जाती हैं। अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा अगर 15 पुस्तकें बेचने से जो मिलेगा। आपको बताना कि अधिकतम लाभ क्या हो सकता है। आप अगर अपने दिमाग से सोचेंगे, आपने 150 रुपए में खरीदा होगा, यानी कम पैसे में खरीदेंगे और अधिक रुपए में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट अधिकतम होगा। आपको ये लेवल दिया है कि आप 150 रुपए से 300 रुपए तक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं 250 रुपए से 350 रुपए तक। तो आप किस पे खरीदना पसंद करेंगे, 150 पे। अगर आप 150 रुपए में खरीदेंगे और 350 रुपए में बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम लाभ होगा। एक पुस्तक पर कितने का लाभ हो जाएगा, 200 का। आपको लाभ लेना, 200 रुपए का ये अधिकतम लाभ होगा कितने पुस्तक पर, 15 पुस्तक पर। 15 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3000। बात समझ रहे ना आप। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। आप चाहे एलसीएम मेथड से लगा दो, चाहे ए बी बटे ए बी इंटू ए प्लस बी कर देना, ये भी फार्मूला होता है। आप फार्मूला यूज ना करो तो ज्यादा सही, हम तो यही कहेंगे। आप देखिए 30 गुणे 20 बटे में क्या 50 कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा ये 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो कुछ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान रहेंगे जो आप देख के आंसर कर ले जाओगे, और कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जहां पे आपको टेक्निक नहीं पता, बहुत टफ लगेगा, ठीक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सीधे फार्मूले पर पूछ ही रहा है, 6a²। अगर कि कोई घन है, घन के 6 फलक होते हैं, 6 फलक स्क्वायर के रूप में होते हैं, तो अगर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6a² आएगा और ये 96 के बराबर होगा। आपसे पूछा जाए a² बराबर क्या हो जाएगा, 96/6 कितना हो जाएगा, ये 16। a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब होता है। अरे सॉरी, a² बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 4। आप जानते हो घन का क्षेत्र, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी 4 की घात 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को कैसे लोगे, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। a बराबर दिया है b² बटे में b माइनस a। आपसे पूछ रहा है a की घात 3, सॉरी ये गलती दिया है यहाँ पे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। आप सोचो इसे लगाओगे कैसे। पहला स्टेप तो आपको ये पता होना चाहिए a³ प्लस b³ का मान क्या होता है। तो आप बताओगे a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab और प्लस b², ये होता है मान। बात समझ रहे हो नहीं। अब यहां से देखो, यहां से आपको क्या मिल सकता है। अगर मैं आपको यहां से पूछूं b² बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे a गुणे b a भी हो जाएगा और माइनस a² आएगा। बात समझ रहे हो नहीं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं a² माइनस ab है और यहाँ ab माइनस a² है,
तो हम इससे क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम ए स्क्वायर माइनस ए बी के स्थान पर माइनस बी स्क्वायर रख देंगे। आप बताओ इसके स्थान पर माइनस बी स्क्वायर अगर हम रख देंगे और प्लस बी स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट होकर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कहानी हम बताएं, एक हमारे मित्र हैं इस टाइम यूपीपी में, उनको क्या है ऑप्शन में कहीं एक जीरो दिख गया और दो, मतलब ऐसे छोटी वैल्यू दिया है और ऑप्शन में कहीं जीरो दिया है तो हमेशा एग्जाम में वही टिक करके आते हैं जीरो। तो बात समझ लो आप, अगर आपको भी कुछ ना समझ में आए तो ऐसा मत करना, आप बात समझ रहे हो नहीं, है आप लगाइएगा सवाल, अगर ना आए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे सवाल आते नहीं है। पहले ऐसे सवाल आते थे कि जहां पे जीरो दिखे लोग जीरो लगा देते थे और आंसर सही हो जाता था। ठीक, चलिए ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल क्या है, इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या दिया है, उस बेलन की ऊंचाई क्या जिसके आयतन और त्रिज्या वही है। आप पहली बात और दिया 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, यानी आयतन और त्रिज्या वही है, आयतन और त्रिज्या, जिसके आयतन और त्रिज्या वही है अगर गोले का व्यास इतना है। एक बेलन की ऊंचाई बताना जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के हैं। आप बताओ 12 सेंटीमीटर व्यास है तो अगर मैं पूछूंगा त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 6, 8 और 10, ये एक ट्रिपलेट बनता है, 6, 8, 10। तो अगर 10 देखोगे तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ये 8 क्या हो जाएगी हमारी ऊंचाई आ जाएगी, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और क्या, सवालों को देख के लगाने के तरीके सीखो आप। अगर सवाल को देख कर लगाने के तरीके नहीं सीखोगे तो आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके पास कि जिसको हम देखें फटाक से हम आंसर कर ले जाएं, तो ऐसे सवालों के आंसर ऐसे लगाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताकि एग्जाम में आपको जो है ज्यादा टाइम मिल सके बड़े क्वेश्चन को लगाने के लिए। क्वेश्चन दिया, एक मीनार है। आप जानते हैं सूरज जब ऊंचाई पर रहेगा, सूरज जब मान लो यहाँ पे रहा होगा इतने ऊंचाई पे, तो ये बना है 45 तो ये भी 45 क्योंकि ये 90 पे रहेगा। अब जब सूरज और नीचे आया होगा तो ये एंगल बढ़ के कितना हो गया, ये दूरी बढ़ के कितना हो गया 10, ये बढ़ गया और ये एंगल बन गया कितना 30। अब आप विशेष ध्यान दीजिएगा एक चीज, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप पढ़ो तो आप 60, 30, 90 का रेशियो एक याद होना चाहिए, 1 90 45 45 का, और 1 90 15 75 का याद होना चाहिए। देखो अभी सवाल कैसे लगेगा, ये यच है, अगर ये 45 ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा, और ये पूरा बनेगा 60 अंश। एक होता है रेशियो मेरे भाई 30, 60 और 90 का, 30, 60, 90 का एक रेशियो होता है। अगर 30 अंश के सामने वाली भुजा 1 है, यहां पर हम देखेंगे 30 अंश के सामने वाली भुजा यच है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा यच √3 हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा 2h हो जाएगी। बस यही करना है। यहाँ 60 के सामने की भुजा क्या आ रही है, यच √3 इंटू एच, और 60 अंश के सामने की भुजा यहाँ पे कितना दिया है, एच प्लस 10 दिया है। बस लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो जब एच इधर जाएगा तो एच कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। अगर मैं पूछूंगा एच बराबर क्या हो जाएगा तो क्या बताओगे आप, √3 - 1। जब इसका आप संयुग्मी से गुणा करेंगे तो जानते क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, नीचे तो 2 आना ही 2 आना है, यहाँ पे 10 रहेगा और ये √3 + 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 √3 + 1। बात समझ रहे हो कि नहीं। सवाल को फास्ट लगाना है, कुछ सवाल को आप मन में लगा लेना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। किसी कमरे में वायु का आयतन 240 वर्ग मीटर है, कमरे की ऊंचाई इतना है, तो कमरे का फर्श, दुनिया में कभी भी किसी भी फिगर का आयतन निकालना रहे तो आपको ये पता है आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या कर लेते हैं हाइट। अगर हमारा क्या है प्रिज्म के आकार का, जब आप प्रिज्म
आप प्रिज्म देख सकते हो, मैंने बताया 5 मिनट का वीडियो डाला हूं, उस पर देख लेना। तो ये हमारा आयतन, आयतन बराबर कितना दिया है 204। आधार का क्षेत्रफल हमें बताना है, ऊंचाई हमें क्या पता है 6, तो आधार का क्षेत्रफल बताना, ऊंचाई अगर हमें 6 पता है तो 6 से इसमें भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, 2 6 चौके 24, यानी 34 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो भी है 34 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है। बात समझ रहे ना, ये सवाल ये ऐसे आएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। यहाँ पे देखो आप, अगर हम आयत का क्षेत्रफल दुनिया जानती है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अगर आप लंबाई को 10 ले रहे हैं मेरे भाई, चौड़ाई को भी 10 ले रहे हैं, तो अगर मैं पूछूंगा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आप बताओगे 100। लंबाई गुणे चौड़ाई जानते ही आप। इसके बाद आपसे ये बोल रहा है ना, अगर हम आपसे ये बोल दें लंबाई को 2 गुना कर दिए 20, चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिए 20, तो अब बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप बताओगे 400। यहां से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, आप बताओगे 300% की वृद्धि हो गई। कितना गुना हो गया, आप बताओगे 4 गुना हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितने गुने की वृद्धि होगी, तो आप बताओगे 3 गुने की वृद्धि हो जाएगी, 3 गुने की वृद्धि हो जाएगी, 4 गुना हो गया, 300% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये है आपका सवाल। वार्षिक परीक्षा में महुआ, अरे महुआ कहां से आ गया, महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। एक सुप्रियो से 10% कम अंक किसको मिले हैं, महुआ को। अगर महुआ को मेरे भाई 81 मिले हैं, 10% का मतलब 1/9 की वृद्धि करेंगे तो 9 9 81, 9 अंक उससे ज्यादा मिला होगा। महुआ को 9 अंक ज्यादा मिलने का मतलब महुआ का कितना अंक पाया होगा, 90 अंक पाया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2916 रुपए हो जाती है, उसी राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। देखो ये बताना है, 8% देखो साधारण ब्याज पहले वर्ष बराबर रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज पहले बार 8% मिला होगा, दूसरे वर्ष 8% मिला होगा, दूसरे वर्ष 8% तो ये मिलेगा ही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज जो मूलधन रहता है उस पर भी पुनः ब्याज मिल जाता है। तो 8 का 8% कितना हो जाएगा, आप बताओगे 0.64%, यानी कुल मिला के उससे मिलेगा 16.64% का ब्याज मिलेगा। बात समझ रहे हो नहीं, ये कुल मिला के 16.64% का उससे ब्याज मिलेगा। ये तो ब्याज है मेरे भाई, लेकिन ये धनराशि बढ़ के इतना हो गई है, तो आप बताओगे जैसे 100 रुपए पे ब्याज इतना मिलेगा तो 116.64% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2916, यही दिया है 2916 दिया है। ठीक, हम देखेंगे इधर अगर हम 100 से गुणा कर लेते हैं और इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 11664% बराबर इतना है। देखो ये लगभग 25 गुना लगभग जाएगा, 25 चौके, हाँ 25 गुना जाएगा, तो ये 25 गुना जाएगा, 25 यानी 100, यानी 1% बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 2500। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये 1% बराबर कितना आ जाएगा 25। अब अगर आप एक चीज यहाँ पे देखोगे, ये मूलधन था, बात समझ रहे हो नहीं, ये मूलधन था, इस पर 3 पर साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो अगर एक वर्ष 9 है तो 9 त्रिक क्या 27, इसका आपको 27% बताना है, तो 27% आप निकाल सकते हो, यानी 25 गुणे 27 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ये 25 सत्ते 25 हम कितना होता है 625, 50 और जोड़ देना आप, तो क्या हो जाएगा 675। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी वाला। सवाल को देखकर परेशान मत होना, आप सवाल देखिए, तरीके लगाइए, आंसर आना तय है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई, दिया है 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। आप बताओ 30 संख्याओं का औसत 40 है, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 1200, योगफल औसत जानते हो क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल, यानी सम ऑफ टोटल नंबर बाई टोटल नंबर, यही करते हैं ना, सभी संख्याओं का योगफल में सभी संख्याओं से भाग दे देते हैं। ये भी 4 तिहाई क्या आ जाएगा, ये 1200, बटे में संख्या देखो 40 संख्याओं का औसत 30 है तो 4 तिहाई 1200, 30 संख्याओं का औसत 40 है तो ये भी, यानी 40 30 क्या हो जाएगा 70। आप देखोगे यहाँ 2400 में अगर हम 70 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 0, यानी 7 त्रिक 21 और 3 30, 7 चौक 28, 2
यानी 34 सही 2/7 ऑप्शन दिया ना, 34 सही 2/7, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप, इस सवाल को देखते हैं, 1 मिनट। सवाल दिया आपका, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आपको बताना प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो जब भी आपको प्रिज्म का आयतन पूछे, किसी भी प्रिज्म का आयतन पूछे, तो सबसे पहले ये होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट करते हैं, तो ये निकल के आ जाता है उसका आयतन। आपको दिया आयतन कितना है? 366 दिया है। अब एक चीज आप ये बताओ, अगर आपको परिमाप पता रहे और अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो यहां से हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो आपको ये शायद पता होगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है। क्या होता है? आर इंटू एस। अगर हम आपसे पूछे आर बराबर, 1 मिनट, डेल्टा बराबर क्या होता है? आर इंटू एस। आर क्या होता है यहाँ पे? आप बताओगे आर हमारा होता है त्रिज्या और एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप दिया 28, 28 दूना 28 का आधा क्या हो जाएगा? 14। तो यहां से अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 4 और गुणे कितना हो जाएगा? आप बताओगे 14, यानी 14 चौके क्या आ जाएगा? ये 56, यानी उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा? 56। तो यहाँ पर मेरे भाई आप 56 लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे आप? एच, और बराबर क्या दिया है? 366। अगर हम आपसे पूछे एच बराबर क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे? आप भाग दोगे, यानी 366 बटे में क्या? 56, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 6 बार, 6 पॉइंट कुछ आएगा। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी डाटा पॉइंट में आ जाएगा आपका 6, और पॉइंट में कोई डाटा दिया नहीं है। और 6 अगर आप लगाना चाहोगे 6, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया होता तो हम 6 लगा लेते। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये का आंसर बताना, सवाल का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 2/3, 2/3, और क्या दिया है? 4/9, और क्या दिया है? 5/6। भिन्न की संख्याओं का जब भी लघुत्तम समापवर्त निकालना रहे तो ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप लघुत्तम समापवर्त निकालोगे, इसका 20 आ जाएगा, और यहाँ पे महत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा? इन सब में क्या कॉमन है? 3, तो महत्तम समापवर्त 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 20/3। ठीक, अगला सवाल क्या दिया है? यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव विभाजित होगा। क्वेश्चन का मतलब यह है, 100 और 1000 के बीच कोई पूर्णांक संख्या ले लो आप, जैसे मैं मान लो 123 ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, इनके अंकों का योग इसमें से घटा दो, 3 2 5 1 6, 6 घटा दोगे तो 117। किससे डिवाइड हो जाएगी? ये हमेशा 9 से डिवाइड होगी। जैसे मैं बोल दूं 102, 102, 102 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? अरे इनके अंकों का योगफल 3 हो जाएगा, 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 99। दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर उनके अंकों का योगफल उस संख्या से घटा देते हो, उनके अंकों का योगफल उस संख्या से घटा देते हो, तो दी गई संख्या 9 से निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? है इस सवाल का मतलब वही था। अगला सवाल देखते क्या दिया है? दिया 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 20 कम हो जाएगा। मतलब उनके नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो आएगा 20 कम हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये देखो, ये बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। एक तो ये भी है और एक ये भी है और एक ये भी है, लेकिन आप बताओ इनके अंकों का पलटोगे। अब ये कह रहा है कि अगर हम इनके अंकों को पलट देते हैं तो ये 35 है, तो ये क्या हो जाएगा? 53। इनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा? 18। 18 इससे 35 से 20 कम है क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ये 59 है, इनके अंकों को पलट दोगे तो 95 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 36 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 20 आएगा? नहीं आएगा। तो यही एक सही आंसर है। 47 को पलटोगे तो 74 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 27। 27 से ये कितना कम है? 20 कम है। सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? मैं ये पुनः कह रहा हूं, जो लोग रिपीट कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, बात समझ लो। एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको लगाना कैसे। ठीक,
दो बालक की आयु का अनुपात 5:6, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 12 वर्ष बाद उनकी आयु का, एक चीज आप जानते होंगे, जब आप रेशियो पढ़े होंगे तब जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से जानेंगे आप, तब नहीं जान पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आप बताओ, ये कह रहा 2 वर्ष बाद अनुपात, पहले अनुपात इतना था, 2 वर्ष बाद इतना हो गया, 5 से 7, 6 से 8 हो गया, यानी कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? आप बताओ कि 2 यूनिट की। 2 यूनिट की वृद्धि कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। एक बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो अगर मैं पूछूं कि वर्तमान आयु उनकी कितना हो जाएगी? 5, और इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6। बात समझ में आ रहा है? ये अब ये कह रहा 12 वर्ष बाद, तो 12 5 17 और 12 6 18, यानी 17 और अनुपात 18 का अनुपात होगा दोनों के आयु के। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं पुनः कह रहा हूं, जब सेम वृद्धि रहे, यानी 5 2 7 और 6 2 8, जब सेम वृद्धि रहता है तो हम यही 2 यूनिट बराबर कितने वर्ष के हो जाएगा? 2 वर्ष के। तो हम पूछेंगे 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओगे 1। तो हमने निकाला कहां से? 5, यानी इसकी वर्तमान आयु क्या है? 5, और इसकी वर्तमान आयु क्या है? 6। तो अब 12 वर्ष बाद पूछ रहा है, 12 5 17 और 6 12 6 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:18 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? हाँ, ये सवाल है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये पता होना चाहिए 5 tan थीटा। 5 tan थीटा बराबर कितना दिया मेरे भाई? 4। अगर मैं पूछूंगा सिर्फ tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर 4 बटे क्या हो जाता है? 5। tan थीटा बनता है sin थीटा बटे cos थीटा से। बात समझ रहे हो कि नहीं? sin थीटा बटे cos थीटा से। तो 4 बटे ये क्या है? 5। साइन का मान 4 रखिए, cos का मान 5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ साइन का मान कितना रखना? 4, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? ये 20, और ये देखो आप 4 पंचे 20, और यहाँ 5 दूना क्या हो जाएगा? ये, अरे सॉरी 5 यही 15, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि cos का मान देखो 5 रखना, साइन का मान 4 रखना है। यहाँ पे 5 गुणे क्या रखना है? 4। अरे रुक जाओ, हाँ सही तो है, माइनस सॉरी प्लस है 2 5 × 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 20 10 क्या हो जाएगा? ये 30 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 1/6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, बस इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक